नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। काशी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद अयोध्या जैसा बड़ा होता दिख रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को बाबरी मस्जिद से जोड़ने का काम किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में कल ताला खुलेगा। सुबह 8 बजे से वीडियोग्राफी भी होगी, फोटोग्राफी भी होगी। उससे पहले ओवैसी फुल फॉर्म में है। ओवैसी इसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को घुसाने की फिराक में है। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर ओवैसी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। इसके लिए भी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ही आगे कर रहे हैं। मगर अभी जो कोर्ट का ऑर्डर है उसे सबको मानना ही होगा। जो वीडियोग्राफी को रोकेगा उस पर एफआईआर होगी। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग इस वक्त ये जानना चाहते हैं कि अब से ठीक 12 घंटे के बाद ज्ञानव्यापी में जब कैमरा जाएगा तो वहां क्या क्या दिखेगा। ज्ञानव्यापी में कल जो दिखने वाला है वो आपके टीवी स्क्रीन पर अभी आने वाला है। ज्ञानवापी के अंदर कैमरा तो जाएगा, ज्ञानवापी का सच तो सामने आएगा। ज्ञानवापी का तहखाना भी खुलेगा। बैरिकेडिंग के पीछे का पूरा वीडियो बनेगा। जो विरोध करेगा वो जेल जाएगा। डेडलाइन तय हो गई है। कोर्ट ने 17 मई तक का वक्त मुकर्रर कर दिया है। ज्ञानवापी का ताला खोलकर या ताला तोड़कर सर्वे पूरा होगा, तभी तो ज्ञानवापी का संपूर्ण सच बाहर आएगा। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं और किसी कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी। और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। ताला खोल करके ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। ज्ञानवापी का सर्वे होगा तो क्या क्या दिखेगा। ज्ञानवापी के अंदर कैमरा ऑन होगा तो कितने मंदिर दिखेंगे, कितनी मूर्तियां दिखेंगी, कितने घंटे दिखेंगे, कितने कलश, कितने कमल दिखेंगे, कितने स्वास्तिक दिखेंगे। देखते जाइए और गिनते जाइए। ज्ञानवापी का सच इन तस्वीरों में है। इनके बारे में अब तक आप सिर्फ सुनते थे, पहली बार आप इसे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इन तस्वीरों में हिंदुओं की आस्था का सच है। इसी सच को छिपाने की, इसी सच को दबाने की कोशिश वर्षों से होती रही। ज्ञानवापी का ये सच सामने ना आ जाए, इसलिए ज्ञानवापी के गेट पर 6 और 7 मई को हंगामा किया गया। कोर्ट ने अब क्लियर ऑर्डर दिया है, सर्वे होगा तो कोई बाहरी व्यक्ति ज्ञानवापी में नहीं रहेगा और वीडियोग्राफी के लिए ज्ञानवापी का तहखाना भी खुलेगा। 3 दिशाओं में मंदिर और बीच में ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी को ऊपर से देखें, आगे से देखें या पीछे से देखें, हर दिशा से मंदिर की निशानी मिलती है। विश्वनाथ मंदिर गली से सर्वे टीम जब ज्ञानवापी के अंदर दाखिल होगी तो मुख्य दरवाजा यही होगा। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा और विशाल सिंह जिला प्रशासन और पुलिस फोर्स के साथ इसी गेट से ज्ञानवापी में दाखिल होंगे। सबसे पहले उस जगह की वीडियोग्राफी होगी जहां श्रृंगार गौरी का मंदिर है। हिंदू पक्ष यहां पूजा करने का अधिकार मांग रहा है क्योंकि 1992 तक यहां साल में एक बार पूजा होती थी। ये तस्वीर 1992 से पहले की है। ये जगह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर है, मगर गुंबद के नीचे नहीं है। इसी जगह के पास गणेश जी का एक मंदिर भी है और हनुमान जी का भी एक मंदिर है। तस्वीर 30 साल पुरानी है क्योंकि उसके बाद आज तक किसी को वहां फोटो खींचने की परमिशन मिली ही नहीं। कोर्ट कमीशन का वीडियो कैमरा जब ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार तक जाएगा तब वहां घंटे का यह निशान दिखेगा। दीवार पर हिंदू कलाकृतियां दिखेंगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि असल में प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा यही था, जिसे मुगलिया सेना ने पत्थर से चुनवा दिया था। मान्यता है कि इसी दरवाजे के पीछे बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर का वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विराजित था जिसकी लंबाई 100 फुट थी। मुगलिया सेना ने बादशाह औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़कर मस्जिद का गुंबद तो बनवा दिया,
लेकिन वो यहाँ मंदिर होने के सबूत नहीं मिटा पाए। ये दीवार भी अपने आप में एक सबूत है और इस दीवार पर बनी निशानियां भी यहाँ मंदिर होने की गवाही देती हैं। ज्ञानवापी की इसी दीवार के सामने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के नंदी की मूर्ति है। पत्थर से बनी भारी भरकम नंदी की मूर्ति को मुगल सेना तोड़ नहीं पाई तो उसे यूं ही छोड़ दिया। नंदी की ये मूर्ति अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हिस्सा है। नंदी की इस मूर्ति का मुख मस्जिद की ओर है, जबकि किसी भी शिवालय में नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होता है। नंदी की मूर्ति के ठीक बगल में ज्ञानवापी कूप है, जो हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है। ये ज्ञानवापी कुआं ठीक उस जगह पर है जहां से ज्ञानवापी मस्जिद की बैरिकेडिंग शुरू होती है। यहां तक पहुंचने के लिए सर्वे टीम को मस्जिद के मुख्य दरवाजे से पीछे तक आना होगा। काशी की विश्वनाथ गली, रकबा नंबर 9130। इस जमीन पर बनी ज्ञानवापी मस्जिद में अब तक 2 दिनों का सर्वे हो चुका है। पहले दिन 1.5 घंटे वीडियोग्राफी हुई, दूसरे दिन 1 घंटे तक कैमरा चला, लेकिन कोर्ट कमिश्नर और वीडियोग्राफर को मस्जिद के अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। सर्वे टीम ने अब तक सिर्फ बाहरी दीवारें देखी हैं। अब कोर्ट के ऑर्डर पर पहली बार ज्ञानवापी का तहखाना खुलेगा। ज्ञानवापी के तहखाने में क्या है, इस बारे में अब तक सिर्फ दावे किए जाते हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि ज्ञानवापी के 2 तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां हैं। मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर मंदिर के भगवा शेषों पर खड़ा है। नीचे तहखाने तक जाने के लिए सीढ़ियों के बाद लकड़ी का दरवाजा पार करना होता है। तहखाने को पत्थर की सिल्लियों से ढक दिया गया है। कहा जाता है कि इसकी एक चाबी प्रशासन के पास है और दूसरी चाबी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के पास रहती है। हिंदू पक्ष कहता है कि तहखाने में 8 से 10 शिवलिंग हैं। वहां प्राकृतिक जल स्रोत भी है। तहखाने की दीवार पर पाषाण युग के देवी देवताओं के चित्र बने हैं। तहखाने तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता हनुमान जी के मंदिर के पास से जाता है, दूसरा रास्ता चूड़ी वाली दुकान के पास से जाता है। काशी कोर्ट ने 7 पेज का जो ऑर्डर लिखा है, उसमें प्रशासन के दावे के आधार पर लिखा गया है कि ज्ञानवापी में कोई ताला नहीं लगा है। अगर ताला लगा होता तो उसे खोलने या फिर तोड़ देने का ऑर्डर है। कोर्ट को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि तहखाना आज किस स्थिति में है, ये कोई नहीं जानता। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सज़ा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है। मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के इन छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट को जाकर इस वायलेशन को, जो कोर्ट के जजमेंट का हो रहा है और पार्लियामेंट के एक्ट का हो रहा है, उसको रुकाने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। ज्ञानवापी के तहखाने की यह तस्वीर 1992 की है। 30 साल पुरानी इस तस्वीर से इतना तो पता चलता ही है कि तहखाने के दरवाजे पर ईंट और चूने से चिनाई की गई है और आधे हिस्से को लकड़ी के टुकड़ों से बंद करने की कोशिश की गई है। 437 साल पहले का यह नक्शा जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। औरंगजेब के फरमान पर विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने से पहले मंदिर परिसर ऐसा था। काशी के प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर का नक्शा चौकोर था, जिसके केंद्र में बाबा विश्वनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर था और उसके चारों ओर 8 मंदिर थे। औरंगजेब के फरमान पर मुगलिया सेना ने महादेव के मुख्य मंदिर को तोड़ दिया, वहां 3 गुंबदों वाली मस्जिद बना दिया। बाद में अहिल्याबाई होलकर ने वहीं बगल में बाबा विश्वनाथ का नया मंदिर बनवाया। काशी विश्वनाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी के पास भी विश्वेश्वर मंदिर का पुराना नक्शा है। यह नक्शे की ट्रू कॉपी है, जिस पर कोर्ट की मोहर भी लगी है। ये उत्तर है, उधर दक्षिण है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। जी। ये मुख्य सड़क है,
जी। मुख्य सड़क से जैसे ही आप छत्ता द्वार से इंटर करते थे, पहले अगर आप गए होंगे जी, तो ये द्वार पर जो है वो इस प्रकार का द्वार था। उसके ऊपर ओल्ड नौबत खाना था, जो विश्वेश्वर मंदिर का के ऊपर जो है वो शहनाई लेकर के बजती थी जी। ठीक है, ये नौबत खाना। उसके अंदर जैसे ही आप घुसते हैं जी, सामने अभिमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर था यहाँ पर। इसके पहले ही यहाँ दाहिनी तरफ आप सीढ़ी चढ़ करके इधर जाते हैं जब, तो ये पश्चिम तरफ कोने में वीरभद्रेश्वर का मंदिर था। ये बहुत बड़ा मंदिर था जिसको तोड़ दिया गया है। इसके बाद आगे आप चलते हैं तो ये श्रृंगार गौरी और गणेश का ये पंच मंडप था। ये मंडप बहुत बड़ा था। ये मंडप मतलब ये वाला जो पोर्शन है पश्चिम की साइड में, पश्चिम की साइड में बैरिकेडिंग अभी फिलहाल कहाँ पे है? देखिए बैरिकेटिंग यहाँ कर दिया है, ये कर दिया है। ये बहुत ही गलत बैरिकेटिंग की बात की गई है जी। ये बैरिकेटिंग क्यों कर दिए जब इसका मुसलमान कोई मतलब नहीं मानते? इसकी बैरिकेटिंग क्यों कर दिया? कह दिया कि हिंदू इसके भीतर नहीं जाएगा। क्यों? ज्ञानवापी की दीवारों की वीडियोग्राफी में अब तक जो जो देखा है उसके बारे में जान लीजिए। मस्जिद की दीवार पर तराशा हुआ घंटा, मस्जिद की दीवार पर फूलों की लड़ियां, श्रृंगार गौरी के नीचे फन काढ़े हुए शेषनाग, श्रृंगार गौरी के नीचे ब्रह्म कमल का निशान और दक्षिणी दीवार पर स्वास्तिक का निशान। ज्ञानवापी में कैमरा भेजने का ऑर्डर कोर्ट ने 5 महिलाओं की अपील पर दिया है, जिन्होंने श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी में स्थित अन्य देवी देवताओं के विग्रहों की नियमित पूजा करने का अधिकार मांगा है। कमिश्नर की जांच होगी और अब सब फैसला 17 को फाइनल होगा। आज सम्मान जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ बिल्कुल प्रसन्न है। आज फैसला है, कमीशन फिर से शुरू होगा और अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और एक लोग और रखाए हैं विशाल सिंह, दोनों लोग मिलकर कमीशन करेंगे और 17 मई तक रिपोर्ट देना है उनको। और जिला अधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए। बहुत दूसरी जीत है, अभी हम लोग की सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है। 30 साल पहले तक साल में एक बार चैत्र नवरात्र के मौके पर श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिलता था, मगर 1993 में मुलायम सिंह सरकार के समय वहां बैरिकेडिंग कर दी गई, जिसके बाद परिक्रमा और पूजा बंद हो गई। हिंदू पक्ष को लगता है कि कोर्ट कमीशन का काम पूरा होगा तो हिंदू पक्ष के दावे को मजबूती मिलेगी। 17 तारीख तक रिपोर्ट देना है, लगातार करना और लगातार करने। समय भी निर्धारित किया हुआ है 8 से 12। अच्छा, एक बड़ी परेशानी आप लोगों के सामने ये थी कि बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। इस बार हालांकि आदेश में ये लिखा गया है कि प्रशासन और सरकार जिम्मेदारी संभाले और रोका ना जाए कमीशन को, तो आपको लगता है कि इस बार शायद वैसी स्थिति ना आए? आदेश तो लिखता ही है। कितनी बड़ी परेशानी आप लोगों के लिए थी 2 दिन, वो 2 दिन जब अंदर आप लोग सर्वे करने की कोशिश कर रहे थे और रोका गया था? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग वहाँ आदेश के पालन में ही गए थे। लोगों ने कहा कि नहीं आदेश नहीं है, हमने कहा ठीक है सर क्लियरिफिकेशन करवा लीजिए आप लोग। जो है अपना वादी और वादी ने अपना क्लियरिफिकेशन करवाया है। अच्छा, वो मेरा काम नहीं था। अच्छा, 2 और आपके सहयोगी आपके साथ में होंगे, क्या लगता है इससे काम संपादित करने में और आसानी होगी? एकदम होगी। अकेले से मैं जहाँ अकेला था वहाँ 2 हाथ और हो गए, इसमें बुराई क्या है? ये तो और अच्छी बात है। मैं तो न्यायालय भी रहती तो स्वयं रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। जो कोर्ट ने वीडियोग्राफी करने का जो टाइम तय किया है वो भी काबिले गौर है। पहले शाम के 3 से 5 बजे का टाइम दिया गया था। ज्ञानवापी में 1 बजे की नमाज के बाद भीड़ जाती नहीं थी और 5 बजे की नमाज से पहले भीड़ चली आती थी। इसी से वीडियोग्राफी पूरी नहीं हो पाई। अब सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच वीडियोग्राफी होगी, जिससे भीड़ जुटने का चांस कम होगा। पूजा का एक अधिकार काशी के डोम राजा का परिवार भी मांग रहा है। डोम राजा परिवार के सीतेंद्र चौधरी ने सिविल जज के कोर्ट में नंदी महाराज और विश्वेश्वर महादेव की पूजा करने का अधिकार मांगा है। मैं नंदी जी की तरफ से हूँ, जिसमें कि मुझे सदियों से मेरा पूर्वज से वहाँ पे नंदी जी का सेवा करता, मैं आदिकाल से हूँ यहाँ पे। तो
मैं वहाँ पे पूजा पाठ मेरे पूर्वज करते रहे, जो कि मस्जिद बनने से हम लोग की पूजा पाठ रुक गई है। आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर के सामने हम लोग हैं, तो सदियों से पूजा जो रुकी हुई है उसी के लिए मैंने अपील किया था कि मुझे मेरा पूजा पाठ करने का, सबको दर्शन पूजा करने के लिए मिले। मैं चाहता हूँ जो मुझे मेरा सेवा वहाँ पे रुका हुआ है वो मुझे मिले। हाईकोर्ट ने ताजमहल पर दायर याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इस विवाद का सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। आखिर ताजमहल में ऐसा क्या है जो ये विवाद खत्म नहीं हो रहा? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ताजमहल को लेकर अलग अलग दावे वाले मैसेज आते होंगे। सोशल मीडिया में भी ताज के 22 दरवाजों पर अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। ताजमहल का सच क्या है, यह जानने के लिए हमारे 2 रिपोर्टर 2 दिन से ताजमहल को कवर कर रहे थे। जितने भी सवाल आपके जहन में ताजमहल को लेकर उमड़ रहे हैं, उनके जवाब हमारी टीम ने कैमरे के साथ तलाशे। ताजमहल के अंदर से शिव मंदिर होने की सबसे बड़ी पड़ताल। ताजमहल के 22 दरवाजों के पीछे क्या है, कैमरे पर क्या दिखेगा? ताजमहल का राज खोलेगा तो क्यों हल्ला मचेगा? कहा जाता है कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था और इसकी सुंदरता को देखने के लिए लोग दुनिया भर से ताजमहल पहुंचते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन अब ताजमहल के साथ 22 के आंकड़े का विवाद जुड़ गया है। आखिरकार ताजमहल के निचले हिस्से में 22 कमरों का क्या रहस्य है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वो भी ताजमहल के अंदर से। ताजमहल शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी या राजा मान सिंह की पैतृक हवेली? ताजमहल से ताजमहल पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट। दावा है ताजमहल का सच, उसका इतिहास, उसका संघर्ष उसके 22 कमरों में बंद है, जिसको खुलवाने की मांग हो रही है। आखिरी बार ये कमरे अंग्रेजों के जमाने में खुले थे। ताजमहल में जिन 22 कमरों को लेकर लगातार रहस्य बना हुआ है और ये मांग की जा रही है कि इन 22 कमरों की पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई को जांच करनी चाहिए। वहीं पर इस वक्त मौजूद है, इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। मेरे पीछे ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो दरवाजा है जहां पर ऊपर ताला लगा हुआ है, असल में ये वो एंट्रेंस है जहां से 22 जो दरवाजे हैं, इसके बेसमेंट में 22 कमरे बने हुए हैं और उन 22 कमरों में जाने का रास्ता यहीं से है। ये बताया जाता है कि जो ये 22 कमरे हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, यहाँ से उनकी एंट्री है। और मेरे पीछे की तरफ मेरे सहयोगी जो है वो आपको एक बार खिड़की से भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सालों से बताया जाता है 1930 के बाद से एएसआई ने इन 22 कमरों को नहीं खोला है। एक बार 1930 में मेंटेनेंस के लिए इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद से ये दरवाजे पूरी तरीके से बंद हैं। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर कुछ आकृतियां और कुछ पत्थर वहां पर हैं और एक दाहिने तरफ एक रास्ता है अंदर जाने का, जहां से इन 22 कमरों तक पहुंचने का रास्ता है। बताया जाता है ये कमरे जो हैं हॉलनुमा कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। और अब ये मांग लगातार उठ रही है कि इन 22 कमरों को पुरातत्व विभाग खोले, इनकी जांच हो, क्योंकि ताजमहल को लेकर लगातार जो सालों से जो विवाद चल रहा है और अभी जो विवाद शुरू हुआ है कि इस ताजमहल का इतिहास क्या है, उसकी जांच को लेकर अब फिलहाल ये मांग की जा रही है कि एएसआई इन 22 कमरों को खोले और इसकी जांच करे, ताकि जो सालों से जो यहाँ पर रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार इन 22 कमरों में क्या है, उससे पर्दा उठ सके। ताजमहल के बारे में जो कहानी सुनाई जाती है, जो इतिहास पढ़ाया जाता है, क्या वही वास्तविक इतिहास है या असल इतिहास को मुगल दौर में बदल डाला गया? इसका सच समझना है तो ताजमहल को अलग नजरिए से देखना होगा। ताजमहल का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 1970 में ओक ने अपनी किताब द ट्रुथ ऑफ ताजमहल में इस बात का जिक्र किया था कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि कब्रगृह के सामने यहाँ पर मेहमान खाने की व्यवस्था की गई। ऐसा कभी नहीं देखा गया। मुगलों के जो मेहमान आते थे वो इस मेहमान खाने में रुकते थे। इसके साथ ही ये भी इस बात का भी जिक्र था जिससे विवाद हुआ कि मकबरे के पास यहाँ पर शाही मस्जिद क्यों बनाई गई, और साथ ही कब्रगृह के पास ऐसा कभी नहीं देखा गया कि पहले कभी यहाँ पर गौशाला होती हो, लेकिन यहाँ पर गौशाला होने की बात भी
कही जाती रही है। और अब जब 22 कमरों का नया विवाद जो सामने आया है, 22 कमरों को खोलने की मांग हो रही है, ये विवाद भी अब इन पुराने विवादों के साथ जुड़ गया है। इतिहासकार पीएम ओक ने सबसे पहले ताजमहल के शिव मंदिर होने का दावा किया था। कुछ सबूत भी पेश किए। क्या वाकई में ताजमहल तेजो महालय था? इन सवालों का जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा है। ताजमहल बनने से पहले, मुमताज के मरने से पहले, शाहजहां के बादशाह बनने से पहले, अकबर की सल्तनत के वक्त में, जब आगरा में आमेर के राजा मान सिंह की ऐतिहासिक हवेली थी, उस वक्त बादशाह अकबर आगरा में रहते थे। यहीं से मुगल सल्तनत को संभाला जाता था और आगरा में राजा मान सिंह का भी महल था, जिसका जिक्र उस वक्त आगरा आए विदेशी कारोबारियों ने भी किया है। इतिहासकारों का दावा है कि राजा मान सिंह के बाद उनके पुत्र राजा भाऊ सिंह आगरा की हवेली में रहते थे। भाऊ सिंह के बाद उनके बेटे राजा जय सिंह इस हवेली के हकदार बने। राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों के साथ काम किया, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जब शाहजहां सिंहासन पर बैठे तो उनकी निगाहें राजा जय सिंह के महल पर जा टिकी। कहा जाता है वो आगरा के लाल किले से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। जो आगरा आता वो इस महल की तारीफें करता। ताजमहल को लेकर कई सारे साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक साक्ष्य में बताया जाता है कि एक बार शाहजहां ने राजा जयसिंह को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर ये मांग की कि ताजमहल, जो कि पहले राजा मानसिंह महल हुआ करता था, वो उन्हें दे दें और उसके बदले में जयपुर राजस्थान में 4 महल वो उन्हें देने को तैयार है। क्या वाकई में राजा जय सिंह ने अपना महल शाहजहां को दिया था या शाहजहां ने उसको छीना था? इसका जिक्र इतिहास में मिलता है। इतिहासकार पीएन ओक ने लिखा है, शाहजहां काफी वक्त से राजा जयसिंह से उनकी ऐश्वर्यशाली राजप्रसाद को खाली कराना चाहते हैं। चूंकि राजा जयसिंह मुगल सल्तनत से जुड़े हुए थे, इसीलिए मुमताज की मौत के तुरंत बाद से राजा जयसिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। समस्त मुसलमान सरदार जयसिंह को धमकियां तक देने लगे। 6 महीने के बाद आखिरकार जयसिंह को पैतृक प्रसाद समर्पण करना ही पड़ा। मुगल काल की बादशाहनामा पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख है कि शाहजहां ने आमेर के राजाओं से, राजा जयसिंह से, उस स्थान को लिया जहां पर उनके दादा ने राजा मानसिंह महल के नाम से स्थापित बिल्डिंग जो बनाई हुई थी, वहां पर मुमताज महल को दफनाने के लिए बुरहानपुर से उनकी बॉडी को ला करके वहां दफनाया गया और उस महल का ऊपर का स्ट्रक्चर ताजमहल के रूप में डेवलप किया गया। शाहजहां ने राजा जय सिंह से हवेली हड़प ली, लेकिन क्या उस हवेली में शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था? और क्या शाहजहां ने इस मंदिर को तोड़ा? क्या शाहजहां सभी धर्मों का सम्मान करता था या शाहजहां के दौर में भी मंदिर तोड़े गए? ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा अगर तेजो महालय था तो क्या उसको तोड़ा जा सकता था? शाहजहां के दरबारी इतिहास लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, बादशाह सलामत के सामने ये बात लाई गई कि धार्मिक भावना के महान केंद्र बनारस में पिछले शासनकाल में अनेक मूर्तियां और मंदिर बनने आरंभ हुए थे, किंतु वे अधूरे रह गए थे। वे धर्मात्मा अब उन्हें पूर्ण करने के इच्छुक थे। बादशाह सलामत, जो धर्म रक्षक है, ने आज्ञा दी कि बनारस तथा उन सभी स्थानों पर जहां उनका राज्य है, जहां कभी भी मंदिरों का पुनर्द्वार किया गया हो, उनको फिर से गिरा दिया जाए। अब इलाहाबाद प्रांत को ये सूचना मिली है कि बनारस जिले के 63 मंदिरों को भूमिसात कर दिया गया है। इतिहासकारों का यह भी दावा है कि शाहजहां खुद को कट्टर सुन्नी दिखाता था, क्योंकि इसके पीछे एक खास वजह थी। शाहजहां के पिता जहांगीर थे और मां जगत गोसाई थी, जो हिंदू थी। यही वजह है कि जब मजहब की बात आती थी तो शाहजहां को शक की निगाहों से भी देखा जाता था। ताजमहल सामने से बेहद खूबसूरत दिखता है, लेकिन जब आप ताजमहल को दशहरा घाट से देखेंगे तो ताज का अलग रंग, अलग रहस्यमयी इतिहास नजर भी आएगा। मैंने आपको ताजमहल में 22 कमरों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया था। इस वक्त मैं ताजमहल के पास दशहरे घाट के पास मौजूद हूं। बताया जाता है कि यहाँ पर भी दरवाजे हुआ करते थे, जिनका रास्ता यमुना नदी से होकर जाया करता था। साथ ही इन दरवाजों के जरिए भी इन 22 कमरों तक पहुंचा जा सकता था, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हैरानी की बात यह है कि पुरातत्व विभाग को इन दरवाजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साल 2003 में यहाँ पर ये जो दरवाजे मिले वो ईंटों से बने हुए थे और ईंटें ज्यादा पुरानी नहीं थी। इनमें से एक दरवाजा मेहमान खाने के नीचे तो दूसरा मस्जिद के नीचे था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि एक सुरंग भी है जो ताजमहल से सीधा किले तक जाती है।
ताजमहल में कितने रहस्य छिपे हैं, वो रहस्य क्या हैं, ये पता करना बाकी है। ये साल 2003 के अखबार की कटिंग है जिसमें साफ साफ लिखा है ताजमहल में गुप्त दरवाजे, सुरंग, सब कुछ है जिनके बारे में किसी को नहीं पता था। ताजमहल क्या वाकई मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की निशानी है या इसके पीछे कोई और ही कहानी है? ताजमहल का असल इतिहास जानने के लिए यह भी जानना जरूरी होगा। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो मुमताज शाहजहां की दूसरी बेगम थी। दावा है कि शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद तीसरी शादी भी की। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी का जिक्र ना बादशाहनामा में है, ना ही मुगल शासन के दौरान किसी ने कुछ लिखा है। ताजमहल अपने इतिहास की गवाही खुद देता है, वो बहुत कुछ बयां करता है। उसको समझने और सही से समझाने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं जो इतिहास के नाम पर पढ़ाया गया हो वो वाकई में सही इतिहास हो। और आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे कराने का ऑर्डर देने वाले जज ने अपने ऑर्डर के पन्ना नंबर 2 पर एक बहुत बड़ी बात लिखी है। ज्ञानव्यापी के जज ने यह लिखा है कि इस पूरे मामले को बेहद बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इस मामले में अधिवक्ता के ऊपर शक किया गया कि वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल साफ है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और ज्ञानव्यापी केस में अपनी इस जजमेंट में आप देखिए, वो लिखते हैं साफ साफ कि न्याय होना ही नहीं बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। और आपको बता दें, इसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि कमीशन कार्रवाई एक सामान्य कमीशन है जो कि अधिकतर सिविल वादों में सामान्यतः करवाई जाती है और शायद ही कभी अधिवक्ता कमिश्नर के ऊपर कोई प्रश्न खड़े किए गए हों। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ हैं इस पर। रुचि, बड़ी बातें जो है जज लिख रहे हैं अपने इस ऑर्डर के अंदर, जरा बताइएगा डिटेल में क्या है इसमें। जी हाँ, देखिए ये पेज नंबर 2 है और इसमें जज ने ये लिखा है कि जो अधिवक्ता कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाए। इसमें साफ साफ लिखा है कि अधिवक्ता कमिश्नर ने जज से कहा है कि डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी के द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। कल लखनऊ में माताजी ने बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और मीडिया द्वारा प्राप्त खबरों से उन्हें ये जानकारी हुई कि शायद मैं भी कमिश्नर के रूप में मौके पर जा रहा हूं और मेरी माताजी के द्वारा मुझे मना किया गया कि मैं मौके पे कमीशन में ना जाऊं क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। प्रश्नगत मामले में अभी तक वकील कमिश्नर द्वारा आंशिक रूप से कमीशन की कार्रवाई संपादित की गई है और इस स्तर पे अधिवक्ता कमिश्नर पर उंगली उठाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। तो इस तरह से कोर्ट ने ये कहा है, क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने ये कहा कि उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, उनके घर वाले डरे हुए हैं कि उनके ऊपर कुछ वहाँ पे हमला हो सकता है। इस तरह की बात उनकी पत्नी ने कहा, उनकी माँ ने कहा। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब पहले दिन सर्वे करने टीम गई थी पिछले फ्राइडे को तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी, विरोध भी हुआ था और फिर दूसरे दिन भी विरोध हुआ था। तो वो जो डर है वो अधिवक्ता कमिश्नर के घर वालों को दिखाई दे रहा है साफ साफ। सौरभ, क्या बड़ी बात है ये बात सही है। वो तस्वीरें हम सबको याद हैं 6 तारीख को जब सर्वे करने के लिए टीम गई थी, एडवोकेट कमिश्नर गए थे, तो वहां बहुत नारेबाजी करते हुए मुस्लिम समुदाय की एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी और वो भी एक किस्म से ऐसा था कि वादा खिलाफी भी थी, क्योंकि नमाज के बाद अंदर लोगों को होने की कोई बात नहीं थी। तब भी अंदर 250-300 लोग, जो सैकड़ों लोग बताए जा रहे थे और अगले दिन भी फिर सर्वे का काम नहीं हो पाया था। लेकिन डर व्यक्त किया गया है अधिवक्ता की तरफ से, ये अपने आप में बड़ी बात है। रुचि जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए पूरा मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके अंदर सच क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। जिस तरह के दावे पेश किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, क्या वो सच है? तो अगर ये सर्वे होगा तो वो सारा सच सामने आएगा। तो ये जो अधिवक्ता कमिश्नर के मन में डर है वो साफ साफ जज के इस जजमेंट में दिखाई दे रहा है कि ये बातें अधिवक्ता कमिश्नर ने जज को बताई है कि इस तरह से उनको, उनके परिवार वालों को, उनको लेकर डर बना हुआ है।
तो डर का जो माहौल इनको समझ में आ रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं सौरभ, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है। और जैसा आपने बताया भी कि पिछले हफ्ते हमने देखा भी कि सर्वे के दौरान किस तरह के जो दृश्य वहाँ पे हमें दिखाई दिए, तो उससे किसी तरह का खतरा हो सकता है, इसलिए इनके परिवार वाले इतने डरे हुए हैं। हालांकि ये जो जजमेंट आया है उसमें पूरी तरह की सिक्योरिटी के इंतज़ाम करने को कहा गया है। डीएम को तो कहा ही गया है वाराणसी के, और यूपी के डीजीपी ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि सुपरविजन करें, यानी वहाँ सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ाम हमें जब ये सर्वे शुरू होगा तो देखने को मिलेंगे सौरभ। लेकिन अपने आप में ये बड़ी विचित्र बात है, आप मैंने ऑर्डर आज का पढ़ा पूरा, रुचि आपने भी पढ़ा, इसमें जज ये भी कहते हैं जिम्मेदारी वो पूरी थोपते हैं पुलिस और प्रशासन के ऊपर कि उन्होंने रुचि नहीं दिखाई पूरी तरीके से कार्रवाई को अंजाम देने में। चूंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी तो उन्होंने उचित ये समझा कि टीम वापस चली जाए, लेकिन इस बार सारा जिम्मा उन्हीं के ऊपर दिया गया है कि ये पूरी की पूरी जवाबदेही डीएम की और पुलिस कमिश्नर की होगी कि वहां पर ये सर्वे की कार्रवाई पूरी हो, और अगर कोई भी इसमें रोड़ा अटकाता है, कोई भी अवरोध पैदा करता है, उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन कोर्ट को ऐसा लगा कि जब सर्वे की टीम गई तो वहाँ पे जिस तरह का विवाद हुआ, चाबी को लेकर बात आई, तो उसमें उनको वहाँ वाराणसी प्रशासन का रोल सही नज़र नहीं आया, क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगा कि जब कोर्ट का आदेश के बाद वो सर्वे किया जा रहा था तो प्रशासन को वहाँ सारे इंतज़ाम करने चाहिए थे। तो वो जो इंतज़ाम होने चाहिए थे उसके लिए आज जो कोर्ट ने जजमेंट लिखा है उसमें डिटेल में लिखा है कि वहाँ जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो क्या क्या करेगा। अगर कोई सर्वे में किसी भी तरह की बाधा डालने की कोशिश करेगा, किसी भी तरह का विरोध करेगा, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने कहा है। और साथ में ये कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी भी हाल में ये सर्वे ना रोका जाए। तो यानी प्रशासन को एक मैसेज साफ है कि जो सर्वे होगा उसमें पुलिस का पूरी अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए और किसी भी तरह की रुकावट उसमें नहीं आनी चाहिए। चाबी की जहाँ तक बात हो रही थी तो उसमें ऑर्डर में ये लिखा है कि अगर ताला है उसको तोड़ने की भी ज़रूरत पड़े तो उसको तोड़ दिया जाए। तो यानी मैसेज बिल्कुल साफ है कोर्ट का, ये सर्वे जिस तरह से कोर्ट ने कहा है, ये सर्वे जो है अगले जो 5 दिन है उसमें ये पूरा हो जाना चाहिए। रुचि देखिए, ये आप इसको पढ़ें, अगर जो ऑर्डर जो वो उतना अंश है, मैं उसको दोबारा व्यूअर्स के लिए पढ़ देता हूं, आपने भी पढ़ करके सुनाया। उसमें जज ये लिख रहे हैं कि न्यायालय के मतानुसार ये कमीशन कार्रवाई एक सामान्य कमीशन है जो अधिकतर ऐसे वादों में सामान्यतः करवाई जाती है और कभी किसी कमिश्नर को प्रश्नांकित नहीं किया गया, क्योंकि इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष था उसने निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर। अब इसके बाद जो वो लिखते हैं, इस साधारण से सिविल वाद को, साधारण से सिविल मसले को बहुत ही असाधारण बनाकर एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। ये जज कह रहे हैं कि एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया है, साधारण सा मामला है। फिर आगे वो लिखते हैं कि डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे अपने परिवार की सुरक्षा बनी रहती है। रुचि, ऐसा लग रहा है शायद जज अपने लिए भी कह रहे हैं कि मेरे परिवार को मेरी सुरक्षा की और मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी के द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है और कल लखनऊ में माता जी ने से मेरी बातचीत हुई, उस दौरान भी मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। जज कह रहे हैं ये, और व्यक्त की, और मीडिया द्वारा प्राप्त खबरों से उन्हें जानकारी हुई कि शायद मैं भी कमिश्नर के रूप में मौके पर जा रहा हूं और मेरी माताजी के द्वारा मुझे मना किया गया कि मैं मौके पर कमीशन पर ना जाऊं क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसका एक ये बात वो क्यों कह रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझाता हूं। आपको याद होगा जब 6-7 तारीख को नहीं हो पाई थी सर्वे की कार्रवाई, उस दरमियान अदालत में जब सुनवाई चली तो जो जज थे उन्होंने ये कहा था कि जरूरत पड़ी तो मैं खुद मौके पर जाऊंगा। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अदालत के अंदर कही थी, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष जो है वो अड़ा हुआ था कि हम किस कमीशन के लोगों को और किसी गैर मुसलमान को नहीं जाने देंगे मस्जिद के अंदर। तो जज ने कहा था कार्रवाई पूरी होगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद जाऊंगा। वो उसी हवाले से शायद यहां पर ये लिख रहे हैं कि जब मीडिया रिपोर्ट से ऐसा मेरी माताजी को पता चला जो लखनऊ में रहती हैं, तो उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं, आप कमीशन के साथ नहीं जाएंगे मौके के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी सुरक्षा, मेरे परिवार को मेरी सुरक्षा की और मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता रहती है, क्योंकि एक सिविल सूट का जो मामला चल रहा है, एक सिविल मामला चल रहा है, उसको एक बढ़ा चढ़ाकर एक बहुत बड़ा मामला बना दिया गया है और डर का माहौल जो है पैदा कर दिया गया है। क्योंकि आपने देखा 2 दिन निर्धारित किए थे अदालत ने, जज ने,
उन्होंने 6 और 7 मई को ये दिन 2 दिन के अंदर वीडियोग्राफी करने का, सर्वे करने के काम को अंजाम देने का आदेश दिया था। 6 तारीख को क्या हुआ, वहां पर पहुंचती है सिक्योरिटी के साथ एडवोकेट कमीशन की टीम और वहां पर भीड़ भाड़ बहुत होती है, नारेबाजी होती है और मस्जिद के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। वो एक जुम्मे का दिन था और ये बताया गया है सरकारी पक्ष की तरफ से कि जो वक्त तय हुआ था वो नमाज के बाद का वक्त तय हुआ था सर्वे का, और ये माना गया था कि इतनी अवधि में लोग बाहर निकल जाएंगे और टीम जाकर के अंदर सर्वे कर लेगी। लेकिन लोग वहां मौजूद रहे, नारेबाजी होती रही और टीम को बैरंग लौटना पड़ा। और ठीक ऐसा ही अगले दिन 7 तारीख को भी हुआ। उसके बाद आज जज कह रहे हैं कि डर का माहौल है और डर का माहौल सबके लिए, अधिवक्ताओं के लिए भी और उनके लिए भी है। रुचि ये देखिए, ये जो जज साहब ने अपने जजमेंट पे लिखा है, जो उन्होंने कहा है कि एक डर का माहौल है, इसके पीछे वजह साफ नज़र आ रही है। क्योंकि जब सर्वे की टीम पिछले शुक्रवार को वहाँ पे ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो काशी विश्वनाथ धाम है उसका जो परिसर है वहाँ पहुँची थी और वहाँ जिस तरह के नज़ारे हमें देखने को मिले थे, जिस तरह का विरोध हमें वहाँ देखने को मिला था और नारेबाजी भी हुई थी। दूसरे दिन भी जब टीम गई तब भी वहाँ पर उसका विरोध हुआ। तो वो वजह, ये जजमेंट में जो लिखा गया है वो वजह साफ दिख रही है कि जज को लग रहा है कि अभी तो पहले दिन जब इतना विरोध हुआ तो फिर से वहाँ टीम जाएगी तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। डर उनके मन में, जो अधिवक्ता कमिश्नर है उनके मन में और परिवार वालों के मन में ये बना हुआ है कि ये जब टीम मौके पे पहुंचे, क्योंकि आपने देखा कि ये जो टीम जा रही है, क्योंकि बनारस में जहाँ पे ये ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसके बाहर जो सड़क है बहुत ज़्यादा भीड़ वाला इलाका है वो। जी बिल्कुल, तो इसलिए जो डर है वो सामने आ अब रहा है। रुचि देखें, अब कल से फिर एक कार्रवाई शुरू होनी है सर्वे की और अब यही अपील भी करनी चाहिए वहां के निवासियों से कि अदालत के आदेश को शांतिपूर्ण तरीके से पारित हो जाने दें, उसको तामील हो जाने दें। ये सभी के लिए अच्छा है, सभी को कानून का पालन करना चाहिए और ऐसे कोई डर का माहौल बनाना या एक अभी जो एक छोटी और पहली कार्रवाई है उसको बढ़ा चढ़ाकर किसी और मुद्दे से जोड़ना, ये उचित नहीं होगा। बहुत शुक्रिया रुचि आपका। राहुल गांधी ने आज दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत की। राहुल गांधी कांग्रेस चिंतन शिविर के लिए उदयपुर जा रहे थे। दिल्ली के सराय रोहिला स्टेशन पर कुछ देर पहले राहुल गांधी की ट्रेन उदयपुर के लिए निकली है। यहां से रेलवे स्टेशन पर कुली एसोसिएशन के लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी के सामने उन्होंने अपनी परेशानियां रखी, उनकी बात सुनी राहुल गांधी ने और उनकी परेशानियों को दूर करने का आश्वासन भी दिया। दरअसल उदयपुर में 3 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर है। 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर है। इस चिंतन शिविर में जाने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ सराय रोहिला स्टेशन पर ट्रेन लेने के लिए पहुंचे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।